वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 16 जो के लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये कह रहा है कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता है कि जो हम फूड इनटेक करते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वहीं से एनर्जी आनी है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब देखिए एनसीईआरटी आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लिख रही है, लेकिन इसके अलावा हमने आपको बताया है कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड और एडिशनल ऐड कर लेंगे। विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। जो विटामिन और मिनरल्स होते लेते हैं हम लोग, वो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। वो खाली क्या करते हैं, वो रुकी हुई रिएक्शंस को वो पुशअप करते हैं। फूड प्रोवाइड द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो हम लोग फूड लेते हैं वो हमको एनर्जी देता है और क्या देता है, जितना भी हमारा टिश्यू का रिपेयर होना है वो रिपेयर ऑफ टिश्यू करता है। द वाटर वी इनटेक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो हम लोग वाटर लेते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसे कि सेल के अंदर कोई भी एंजाइम, कोई भी ढेर सारी प्रोटीन्स बन रही, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, वो कोई ना कोई मीडियम चाहिए ना उनको, तो वो मीडियम जो होता है वो वाटर का यूज़ करते हैं। और आगे क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। जो हम लोग वाटर इनटेक करते हैं वो हमको डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी से बचाता है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ये एज इट इज़ हमारे बॉडी में यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं। तो इनको डाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स फूड को ये सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। दे हैव टू बी ब्रोकन, ये देखिए लिख रहा है, ब्रेक डाउन किया जाता है एंड द कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल ही ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे पार्टिकल हो जो एब्जॉर्ब भी हो सके, फॉर्म इन द called digestion and is carried out by the our digestive system by the mechanical and biochemical method। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड लिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा डाइजेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो मैकेनिकल होता है, एक बायोकेमिकल होता है। मैकेनिकल का मतलब वो चीज़ें आती हैं जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या चीज़, जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें खाली क्या इन्वॉल्व होता है आपका, उसमें फिज़िकल फोर्स इन्वॉल्व होता है। फिज़िकल फोर्स बोले तो जैसे टंग का मूवमेंट होना, इंटेस्टाइन में मूवमेंट होना और टीथ का मूवमेंट होना, ये सब आते हैं फिज़िकल फोर्स में, ओके। और यहाँ पर लिखा बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड इन द सेंस कि जो एंजाइम हार्मोन इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारा बायोकेमिकल मेथड है। अब आगे कह रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है, बना होता है एलिमेंट्री कैनाल का और उसे एसोसिएटेड ग्लैंड। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है हम आपको बताएं, तो ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी बड़ी सी एक पाइप होती है। क्या होती है दोस्त, बड़ी सी एक पाइप होती है और इसी में जगह जगह पे ग्लैंड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जगह जगह पर ग्लैंड्स लगे होते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया और ये आपका क्या हो गया, जो भगवान ने पाउच इससे बांध दिया, ये जो पाइप है इससे क्या हुआ, पाउच बांध दिया। इन पाउच को क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं। अब अगर अभी आगे हम इसको बताएंगे, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 3 तरीके की होती है पूरे बॉडी में। एक तो हमारी सलेवरी ग्लैंड ही पाई जाती है, दूसरा जो होता है आपका लीवर होता है, तीसरा क्या होता है इसमें, पैनक्रियाज होता है, ठीक है। तो कौन कौन हो गया आपका, लीवर, पैनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड। और ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट का ओपनिंग होता है ये वाला, ये माउथ होता है और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है हमारा, एनस होता है। तो चलिए जल्दी से हम एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एंटीरियर ओपनिंग द माउथ, यही हमने बताया, ये
माउथ ओपनिंग होती है एंड इज ओपन एट द पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। एनस में ओपन होता है, लास्ट जो पोर्शन होता है ये वाला एनस होता है। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी इन द ओरल कैविटी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बक्कल कैविटी जो माउथ होता है वो उसमें बक्कल कैविटी पाया जाता है, और उस बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, मस्कुलर टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होते हैं, ठीक है, और हार्ड टीथ पाया जाता है। ठीक, अब जो टीथ के बारे में अगर हम देखें तो कह रहा है ईच टीथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जा बोन्स। सॉकेट में ढसे होते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं थीकोडंट। और मेजॉरिटी ऑफ द मैमल, यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि लिखा मेजॉरिटी सभी मैमल्स में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग 2 सेट ऑफ टीथ पाया जाता है, यानी कि उसमें टेम्परेरी टीथ भी होते हैं और मिल्क टीथ भी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिडियस टीथ। क्या बोलते हैं, डेसिडियस टीथ। वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाद में परमानेंट के टीथ के द्वारा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइफियोडेंट। क्या बोलते हैं, डाइफियोडेंट। अब कह रहा है कि एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ अ 32 परमानेंट टीथ। कितना होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। अब देखिए अभी हम बताएंगे परमानेंट टीथ में इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है। अब इसी को हम कैसे याद रखेंगे, डेंटल फार्मूले से याद रखेंगे। डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। इसका मतलब कि ये जो लाइन बीच वाली शो कर रही है, ये इसके ऊपर जो होंगे ये अपर जा को शो कर रहा है, लोअर वाला लोअर जा को शो कर रहा है, ये बीच में ये लाइन सेपरेशन को शो कर रही है। इंसीजर जो होते हैं 2 पेयर होते हैं, कैनाइन जो होते हैं 1 पेयर होते हैं ऊपर 1 पेयर नीचे, प्री मोलर 2 पेयर ऊपर 2 पेयर नीचे, और मोलर 3 पेयर ऊपर 3 पेयर नीचे पाया जाता है। इसका यही मतलब होता है और यही कहलाता है हमारा डेंटल फार्मूला। क्या कहलाता है, डेंटल फार्मूला। ओके, तो ये जो डेंटल फार्मूला है आपका, ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ टीथ, अलग अलग टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर कितने नंबर में है, टोटल नंबर कितना है, तो इसमें आपका ये हेल्प करता है। आगे वही देखिए लिख रहा है 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं 4 डिफरेंट टाइप के, और जो 4 डिफरेंट टाइप के इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर पाए जाते हैं, वो जो होते हैं आपका ये कंडीशन कहलाता है हेट्रोडोंट कंडीशन कहलाता है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंटल फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सीधे एनसीईआरटी ने डेंटल फार्मूला लिख दिया है। बाद में आपसे ये नीट में चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछ लेगा व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेंटल फार्मूला, तो आपका जवाब क्या आएगा, डेंटल फार्मूला से हम सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर ऑफ टीथ पता कर सकते हैं, और क्या पता कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर के नंबर को पता कर सकते हैं। विच इज़ द ह्यूमन के लिए क्या होता है 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। लेकिन ये बाबू आपके एडल्ट ह्यूमन के लिए है। अगर हम बच्चों में बात करें, मिल्क टीथ की बात करें, तो 2 1 0 2 अपान 2 1 0 2 होता है। ठीक है, यानी कि इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, लेकिन प्री मोलर नहीं होता। ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्री मोलर अब्सेंट होते हैं, मोलर प्रेजेंट होता है। तो हम याद कर लीजिए 2102 अपान 2102। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ। अगर हम एक टीथ का स्ट्रक्चर बनाएं, क्या चीज़, एक हम टीथ का स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये टीथ जो होते हैं यहाँ पर धंसा होता है। ठीक है, अब ये ऊपर जो हार्ड कवरिंग वाइट कलर के होते हैं, इसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। अंदर जो खाली जगह होता है, नर्व इसमें पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डेंटीन। क्या बोलते हैं, डेंटीन। अच्छा, आपके एनसीईआरटी जो नहीं लिखी हुई है, आपके एनसीईआरटी ने जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, ये जो डेंटीन, जो आपका इनामेल होता है, क्या चीज़, इनामेल जो होता है वो सेक्रीट किया जाता है आपके अमीलोब्लास्ट सेल द्वारा, अमीलोब्लास्ट सेल के द्वारा। और यहाँ पर जो जो डेंटीन होता है, जो अंदर डेंटीन पाया जाता है, ये सेक्रीट किया जाता है ओडोंटोब्लास्ट सेल के द्वारा सेक्रीट किया जाता है। ओके, तो
ये आपका ऊपर का इनामेल जो होता है, जो कि अमीलोब्लास्ट सेल को द्वारा सिक्रीट किया जाता है लगातार, इसीलिए इनामेल जो होता है ख़त्म नहीं होता, लगातार सिक्रीशन होता रहता है। अब आगे कह रहा है कि ये हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ द फूड में। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द इनामेल हेल्प इन द मैस्टिकेटिंग ऑफ द फूड। द टंग, अब यहाँ पर जो है आपका टीथ ख़त्म कर दिया, यानी कि टीथ के बारे में कितना पॉइंट आपको याद रखना है, टीथ के पॉइंट में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर होता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट कंडीशन। क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट कंडीशन बोलते हैं। लाइफ में इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 2 बार टीथ आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, टीथ को डाइफियोडॉन्ट बोलते हैं। और जो होता है सॉकेट ऑफ जा में धंसे होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस वाले कंडीशन को हेट्रोडॉन्ट डाइफियोडॉन्ट। और इसको बोलते हैं, अगर हम बात करें तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीकोडॉन्ट बोलते हैं। तो हेट्रोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट। ओके, अब देखिए ये फार्मूला क्या होता है, 2102/2102, ये होता है चिल्ड्रन का, ठीक है। ये होता है हमारे चाइल्ड्स का, चाइल्ड में प्री मोलर एब्सेंट होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर एडल्ट का पूछेगा तो 2123/2123 होता है। ओके, अब यहाँ पर फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जो होता है किस मैमल में टीथ पाया जाता है, तो वो होता है हॉर्स। क्या? हॉर्स एंड पिग्स। हॉर्स एंड पिग्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ पाया जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कितना होता है, तो उसमें 44 होता है। कितना होता है? 44 टीथ होता है। ओके, अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल। अब टंग की बात कर रहा है। टंग जो होता है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर आर्गन होता है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम, यानी कि ये हमारा टंग होता है, ये जहाँ से लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। और इस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस हमारे टंग्स पर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैपिली। और इसी में से कुछ पैपिली जो होते हैं टेस्ट बड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेस्ट बड बनाते हैं, जिनसे हमको टेस्ट का पता लगता है। अब यही कह रहा है कि द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ द स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पैपली। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे सम पर, क्योंकि ये सम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, यानी कि पैपली का कुछ पोर्शन, कुछ पोर्शन जो होता है टेस्ट बड बनाता है, सभी पैपली टेस्ट बड नहीं बनाते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये देखिए इसके लिए लिख रहा है ओरल कैविटी जो होगा, ये हमारा जो पूरा ओरल कैविटी है ये छोटे से फेरिंग्स में खुलेगा। फेरिंग्स में फूड भी आएगा और एयर भी आएगा, इसीलिए फेरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोलते हैं। अब इसके बाद ये फेरिंग्स जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपके ईसोफेगस में डिवाइड हो जाता है और दूसरा ट्रैकिया में चला जाता है। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बाबू? ग्लॉटिस बोलते हैं। और ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। अब ये देखिए ग्लॉटिस हो गया, गलेट हो गया। अब भोजन ऊपर से आ रहा है, कहीं गलती से ग्लॉटिस में ना चला जाए, इसीलिए उसके ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस, क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर पाया गया है तो एपी का मतलब ऊपर, तो एपीग्लॉटिस हो गया इसका नाम। और इसके बगल वाले में गलेट जो कि ईसोफेगस में खुलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्लॉटिस को नहीं पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? ईसोफेगस, यानी कि गलेट वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ठीक है, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ओपन इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स। ओके, ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस से क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर 2 व्यक्ति खाना खा रहे हैं और उनमें से खाना खाते और बात भी कर रहे हैं साथ में, तो एक को बहुत तेज़ी से स्नीजिंग होता, छींक आता है, वो किस कारण से आता है स्नीजिंग? तो यहाँ पर आप जवाब देंगे एपीग्लॉटिस के कारण। क्यों? क्योंकि खाना खाते समय
बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एपिग्लॉटिस फ्लैप करता है। अगर एपिग्लॉटिस फ्लैप करेगा तो कुछ फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में चले जाएंगे, जिसको निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन होगा जो कि स्नीजिंग के रूप में होगा। ओके, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट, क्या चीज़, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना होता है, कार्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस में, ओपनिंग इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing, ठीक है, खाना निगलते समय वो प्रिवेंट करता है। द ईसोफेगस जो होता है थिन होता है, लॉन्ग होता है, विच इज एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम, नीचे जो होता है ये डायाफ्राम होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये डायाफ्राम होता है हमारा, डायाफ्राम के ऊपर ही हमारा लंग्स रखा होता है, थोरैक्स, डायाफ्राम एंड लीड टू द जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक का होता है, ये देखिए ये जे शेप का होता है। किस शेप का होता है, जे शेप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। अब अगर हम बात करें स्टमक का, कि स्टमक जो होता है जे शेप का लाइक स्ट्रक्चर कार्ड द स्टमक को बोलते हैं ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। ऊपर से ये क्या आया है, स्टमक आया है, ये आपका ईसोफेगस आया हुआ है। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल वाल्व, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वाल्व, इसको रेगुलेट करता है। और कह रहा है कि लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी। अब अगर यहाँ पर ये बॉडी का मिड पोर्शन है तो ये देखिए किधर की तरफ है, ये हमारा लेफ्ट की तरफ सिचुएटेड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम के जितने भी ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। तो अब ये देख करके बताइए कि जो स्टमक होता है एब्डोमिनल कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी में है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को सेपरेट कौन करता है, डायाफ्राम करता है। ओके, अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि हैज़ द फोर मेजर पार्ट, लेफ्ट अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ द फोर मेजर पार्ट। अब फोर मेजर पार्ट कौन कौन होते हैं, ए कार्डियक, क्या चीज़, कार्डियक वाला पोर्शन होता है, इन विच द ईसोफेगस ओपन, ये देख रहे हैं ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है, किसमें खुल रहा है, कार्डियक में खुल रहा है, किसमें खुल रहा है, कार्डियक। फंडस जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, उसके बाद कार्डियक होता है सेकंड पार्ट, सबसे वाइडर पार्ट जो होता है वो आपका बॉडी वाला रीजन होता है, चौथे नंबर का पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक वाला पोर्शन होता है। तो बॉडी मेन सेंट्रल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, एंड द पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है, ठीक। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन होता है ये होता है डियोडेनम, क्या होता है ये, डियोडेनम, इसके बाद जेजुनम, और उसके बाद क्या हो जाता है ये इलियम, यह आपका डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। यानी कि पाइलोरिक वाला पोर्शन कहाँ पे खुल रहा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम होता है डियोडेनम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिस्टिंग्विशेबल इनटू द थ्री रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री रीजन होते हैं, एक सी शेप का होता है डियोडेनम, ये इसकी बात कर रहा है, ये डियोडेनम होता है, एंड द हाईली क्वाइल्ड जो होता है इलियम होता है, और लॉन्ग क्वाइल्ड जो होता है मिडल पोर्शन में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डियोडेनम बोलते हैं। इसका मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पोर्शन होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम जो होता है वो सी शेप होता है, और आपका जेजुनम जो होता है वो लॉन्ग क्वाइल्ड होता है, और इलियम जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है। ज़रा जल्दी से बताइएगा कि स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टमक के चार पार्ट होते हैं, कौन कौन, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, चार पार्ट होते हैं स्टमक के। मेन सेंट्रल पोर्शन कौन सा होता है, बॉडी वाला पोर्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिख रहा है आपका, पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिस्टिंग्विशेबल इनटू द थ्री रीजन, ए सी शेप्ड डियोडेनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, और हाईली क्वाइल्ड क्या होता है आपका इलियम होता है। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडेनम इज
गॉडेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर लिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? पाइलोरिक स्फिंक्टर का मतलब ये जो पाइलोरिक है, ये पाइलोरिक है और ये आपका क्या है? डियोडेनम है। यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता। अच्छा जल्दी से बता दीजिए यहाँ के वाल्व के क्या नाम था? गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। यहाँ पर वाल्व का नाम क्या होगा? ये वाल्व या स्फिंक्टर का क्या नाम होगा? ये नाम होगा, क्योंकि ये पाइलोरिक के पास है इसीलिए इसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं, इसी के द्वारा आपका रेगुलेट होता है। अब कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ सीकम इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये इलियम जो होता है, अब आपका डियोडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इलियम जो होता है लास्ट वाला पोर्शन होता है। अब ये इलियम जो होता है इलियोसिकल वाल्व के द्वारा ये ओपन होता है, कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। इलियम ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ द सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच होस्ट ऑफ द सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लिखेंगे जो सीकम होता है यहाँ पर सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? ढेर सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सिम्बियोटिक आखिर बोला क्यों गया? क्योंकि उनके रहने के लिए हमारे स्टमक में एक तो स्पेस मिल जाता है, दूसरा जो होता है आपका ये हमारे फूड को इनटेक करके बदले में हमको विटामिन B12 देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन B12 देते हैं। इसलिए सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछा जाएगा, और ये नीट में पूछा भी जा चुका सवाल में, आप देखेंगे ये आपके किस रीजन में पाए जाते हैं? सीकम वाले रीजन में पाए जाते हैं। और सीकम में याद रखिएगा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द वर्मीफार अपेंडिक्स। और इसी सीकम में एक आपका क्या निकला होता है? ये ऐसे है सीकम, यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मीफार अपेंडिक्स बोलते हैं। इस वेस्टिजियल आर्गन, ये क्या होता है? वेस्टिजियल आर्गन होता है। पहले माना जाता था इससे सेलुलेज एंजाइम निकलता है। क्या कौन सा एंजाइम निकलता है? सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम निकलता है, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम। लेकिन जब से हम लोगों ने खाने को पका के स्टार्ट खाना कर दिया, ये सेलुलेज एंजाइम बंद हो गया, तो ये अब वेस्टिजियल आर्गन हो गया। राइजिंग फ्रॉम द सीकम ओपन इनटू द कोलन, किसमें ओपन होता है? कोलन में। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। कौन सा कोलन? सिग्मोइड कोलन। तो ये कोलन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। जो कि लास्ट वाला पोर्शन होता है वो एनस में खुलता है। ज़रा इसको हम जल्दी से स्ट्रक्चर ऊपर वाले को देख लेते हैं, तब हमको और समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ये फेरिंग्स था, फेरिंग्स ईसोफेगस में ओपन हुआ, ईसोफेगस स्टमक में ओपन हुआ जो कि जे शेप था। इसके बाद यहाँ पर पैनक्रियाज और लीवर लगा हुआ है एसोसिएटेड ग्लैंड के रूप में। यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड आप देख पा रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड होता है, सम मैक्सिलरी और सम लिंगुअल, ये भी सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड में 1 2 3 सैलिवरी ग्लैंड आ गए, 3 पेयर। और दूसरा ग्लैंड लीवर, तीसरा आपका पैनक्रियाज, ये तो ग्लैंड हो गया। और ये पूरा हमारा क्या होता है? जो ये पूरा है आपका, ये है पूरा आपका जो ट्रैक होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। इसका पहला पार्ट क्या होता है? बक्कल कैविटी। लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? एनस होता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो हमको यहाँ पर डियोडेनम दिखेगा। क्या दिखेगा? ये सी शेप का डियोडेनम दिखेगा। उसके बाद दूसरा जेजुनम दिखेगा, फिर उसके बाद क्या दिखेगा? इलियम, ये देखिए इलियम है। तो ये डियोडेनम, जेजुनम, इलियम वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद ये सीधे जाकर के कहाँ पर खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला ब्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कौन सा? सीकम। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब असेंडिंग, और ये इधर की तरफ है ऐसे ट्रांसवर्स है, तो इसको ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। ट्रांसवर्स के बाद ये देखिए आपका डिसेंडिंग कोलन। क्या है ये? डिसेंडिंग कोलन है। डिसेंडिंग कोलन से हल्का सा ये क्या हो जाता? कर्व हो जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। और ये लास्ट में आपके रेक्टम में खुलता है। रेक्टम का लास्ट जो ओपनिंग होता है वो एनस कहलाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का।
अब अगर हम आगे बात करें, आगे आपका लिख रहा है कि एंड असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग थ्रू द एनस, ये तो यहाँ तक तो हो चुका था। इसके बाद लिख रहा है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू द रेक्टम पोजेस 4 लेयर। ठीक है, अगर हम इसका ज़रा क्रॉस सेक्शन काट के देखें, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी पाइप है, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें, क्या देखें, ज़रा हम इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे, तो अगर क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो हमको 4 लेयर दिखेगा। कितना लेयर दिखेगा हमको? 4 लेयर दिखेगा। 1 2 3 4 लेयर दिखेगा। सबसे ऊपर वाला क्या होगा? सेरोसा, फिर नीचे वाले मसल्स की बनी होंगी मस्कुलरिस, फिर नीचे वाली सब म्यूकोजा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है म्यूकोजा। अब ये जो खाली स्थान है ये ल्यूमेन है। क्या है ये? ल्यूमेन। इसी में हमारा फूड पार्टिकल आएंगे। भाई इसको तो हमने काट के दिखाया ना आपको सामने से, तो ये आपको ल्यूमेन खाना इसी में आएगा। तो सबसे इसके नियरेस्ट जो लेयर होगा वो कौन सा होगा? ये म्यूकोजा वाला लेयर होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस टू द रेक्टम, चाहे जहाँ से काट लीजिए, ने 4 पार्ट का होता है, नेमली सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। अब अगर कह रहा है कि आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर जो लेयर होता है, मेड अप ऑफ द थिन मीजोथीलियम, थिन मीजोथीलियम का मतलब एपिथीलियम का बना होता है। ठीक है, और ये विसरल आर्गन के ऊपर पाया गया, इसीलिए इसको मीजोथीलियम बोलते हैं। और जो मस्कुलरिस रीजन होता है स्मूथ मसल का बना होता है, स्मूथ मसल का बना होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि स्मूथ मसल जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, हमारे इच्छा पर काम नहीं करते हैं। अगर हमारी इच्छा पर काम करते तो हम अनडाइजेस्टेड फूड को जल्दी जल्दी क्या करवा लेते? डाइजेशन बड़ी आराम से करवा लेते, लेकिन ये हमारी इच्छा पर काम नहीं करते, इनवॉलेंटरी होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया? स्मूथ मसल का बना होता है। यूजुअली अरेंज्ड इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अंदर की तरफ वाले मसल, यहाँ पे एक्चुअली 2 मसल लेयर पाई जाती हैं। अंदर वाले जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, बाहर वाले जो होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और अंदर वाले क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। ठीक है, तो इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो अंदर वाले क्या होते हैं? वो सर्कुलर होते हैं, और बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्लिक लेयर मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन द सम रीजन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कीजिए। एन ऑब्लिक मसल लेयर फाउंड इन द सम, एन ऑब्लिक मसल लेयर, एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन द सम रीजन। अब देखिए मे बी प्रेजेंट इन द सम रीजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को कहीं से भी काट करके देखोगे बाबू, तो इसमें 4 लेयर तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, 4 लेयर दिखेगा, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। लेकिन ज़रा स्टमक का काट के हम देखेंगे, ठीक है, स्टमक का अगर काट के हम देखेंगे तो इसके मस्कुलरिस रीजन में हमको कुछ ऐसे ऐसे ऑब्लिक मसल, एक्स्ट्रा मसल दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्स्ट्रा मसल लेयर दिखेगा, क्योंकि नेचर को पता था कि जो फूड इकट्ठा होगा सबसे पहले इसी में होगा, इसीलिए इन्हें मस्कुलरिस रीजन में क्या बना दिया? एक्स्ट्रा मसल लेयर बना दिया। और इन एक्स्ट्रा मसल लेयर को हम लोग बोलते हैं आरोबैक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? आरोबैक, आरोबैक, आरोबैक प्लेक्सस, इसको बोलते हैं आरोबैक प्लेक्सस। ठीक है, तो ये खाली और खाली स्टमक रीजन में हमको दिखाई देगा, इसीलिए कितनी चालाकी से एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन द सम रीजन। सम रीजन, अब यहाँ रीजन का नाम भी नहीं लिखा है इसने, तो वो रीजन कौन सा होता है? स्टमक रीजन होता है। और मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट का मतलब ये स्टमक रीजन में लिमिटेड होते हैं। अब देखिए लिख रहा है सेरोसा के बाद मस्कुलरिस हो गया, मस्कुलरिस के बाद म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर जो होता है आपका फॉर्म बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कंटेनिंग नर्व, ब्लड, और उसमें लिम्फ पाया जाता है, जिसमें आगे एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखिए सभी सारे के सारे ग्लैंड्स, ये देखिए आपका क्या है? ये है हमारा क्या? अब देखिए इसमें क्या पाया जाता था। अब ये हमने बताया सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोजा, और ये ल्यूमेन फूड पार्टिकल है इसमें। ठीक,
अब ये जो फूड पार्टिकल है, तो जितनी भी ग्लैंड्स होंगी इस म्यूकोजा वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स, लेकिन कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वो सब म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होती हैं। क्या? सब म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होती हैं, और इन ग्लैंड का नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड हो नाम होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सारे के सारे ग्लैंड्स, मैक्सिमम ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? म्यूकोजा रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे ग्लैंड्स का नाम बताइए जो सब म्यूकोजा रीजन में पाए जाते हैं, तो उनका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। अभी आगे बताएंगे ब्रूनर ग्लैंड क्या करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड अपने अंदर से म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करता है। क्या? बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन करता है HCl को और एल्कलाइन मीडियम को। अब ये आगे देखिए क्या कह रहा है कि ब्लड एंड लीफ ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा द इनर मोस्ट। अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है ना, खाली ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, लेकिन सब म्यूकोजा में जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम नहीं लिखा है, तो आप नोट करके ब्रूनर्स ग्लैंड लिखेंगे। द इनर मोस्ट लेयर लीनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल म्यूकोजा सबसे अंदर वाली लेयर होती है। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड बनाती है, जगह जगह पर ये स्टमक के हर रीजन में अलग अलग फोल्ड बनाती है। इसको हम लोग रूगे बोलते हैं। अगर यही स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग विलाई बोलते हैं। इसी मतलब कहने का कि ये एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करता है। कौन सी लेयर? म्यूकोजा लेयर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इरेगुलर फोल्ड जिनको हम लोग रूगे बोलते हैं, द स्टमक एंड द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कार्ड द विलाई उसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। द सेल लाइनिंग ऑफ द विलाई प्रोड्यूस द न्यूमरक माइक्रोस्पोरिक प्रोजेक्शन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं। प्रोजेक्शन कार्ड द माइक्रो विलाई, तो विलाई के ऊपर ये है आपकी विलाई, विलाई के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो विलाई। गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल। अब इस विलाई के अंदर जो होता है ब्लड वेसल्स भी गई हुई हैं और लिम्फ भी गई हैं। तो जो मेन लिम्फ होता है उसका नाम होता है लैक्टियल। क्या नाम होता है? लैक्टियल। ये देखिए यहाँ पर लैक्टियल मेन आपका लिम्फ वेसल, ये है आपका विलाई। ये कैपिलरीज गई हुई हैं, इसमें ब्लड जाता है, आर्टरी और वेन। और यहाँ पर दो विलाई के बीच में जो जगह पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स। अब देखिए इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, जबकि इसका नाम होता है क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यूहेन। अच्छा, एक जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यूहेन। तो आर्टरी, वेन, लिम्फ, लिम्फ में भी लैक्टियल मेन। ठीक है, ये इतना चीज़ें किसमें जाती हैं? हमारे विलाई वाले रीजन में पहुंचती हैं। विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कार्ड द लैक्टियल। म्यूकोजा एपिथेलियम हैज़ अ गॉबलेट सेल। देखिए जो म्यूकोजा रीजन होता है उसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। इसमें म्यूकोजा रीजन में क्या पाई जाती है? गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, जो लगातार म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जो हमारे फूड को आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है विच सेक्रेट द म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन में मदद करती है। म्यूकोजा आल्सो फॉर्म द ग्लैंड्स। म्यूकोजा क्या बनाती है? हमारे ग्लैंड्स बनाती है, स्टमक में ग्लैंड्स बनाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा? हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिनोजन और HCl निकलेगा। क्रिप्ट्स इन द बिटवीन विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरक्यूहेन। ऑल द फोर लेयर्स शो द मॉडिफिकेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सभी जो आपके ये लेयर होते हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन कौन दिखाता है? हमारा म्यूकोजा दिखाता है। ठीक है, अब अगर एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन देखें तो सबसे ऊपर जो है आपका ये सेरोसा है, उसके बाद कौन सा आता है? मस्कुलरिस रीजन आता है। अब मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल देखिए LO, लॉन्गिट्यूडनल में O आ रहा है, मतलब आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर सर्कुलर होता है।
सब म्यूकोजा। अब इसी सब म्यूकोजा में हमने बताया कि मैक्सिमम ग्लैंड देखिए जो म्यूकोजा में पाया जाता है, 4 लेयर है। सेरोसा पहला लेयर, मस्कुलरिस दूसरा लेयर, सब म्यूकोजा तीसरा लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा चौथा लेयर। और ये ल्यूमेन, ल्यूमेन में क्या होगा हमारा, ढेर सारा फूड पार्टिकल होगा, ठीक है। अब देखिए जो सेरोसा होगा थिन मेजोथीलियम का बना होगा, मस्कुलरिस मसल स्मूथ मसल का बना होगा, सब म्यूकोजा जो होता है आपके नर्व ब्लड और आपके लैक्टियल का बना होगा, म्यूकोजा जो होता है म्यूकस की लेयर का बना होता है। अब इसी म्यूकोजा में सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। मैक्सिमम ग्लैंड जो होती हैं आपकी ये म्यूकोजा लेयर में पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, इस तरीके से हमने एलिमेंट्री कैनाल को फिनिश किया। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड आएंगे, लीवर, पैनक्रियाज और आपका सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड में कह रहा है कि द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड द पैनक्रियाज। अब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा। सलाइवा इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। कितने पेयर पाए जाते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। पैरोटिड जो कि हमारे चीक रीजन में पाया जाता है। द सम मैक्सिलरी और सम मैंडिबुलर लोअर जा। अब आपको पता है जॉ बोन्स जो होती हैं वो मैक्सिलरी और मैंडिबल की बनी ही होती हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर इनका नाम रख दिया गया मैक्सिलरी और मैंडिबल लोअर जा या अपर जा। एंड द सबलिंगुअल, देखिए आप याद कीजिए जहाँ से जीभ लगा हुआ था उसको बोलते हैं क्या, फ्रेनुलम, और जीभ का दूसरा नाम होता है लिंगुआ। तो लिंगुअल का मतलब कि ये जीभ के नीचे पाई जाती है, बीनीथ द टंग, इसीलिए इनको बोला गया सब लिंगुअल। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रीट द सलाइवरी जूस। क्या चीज़, सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं और उनमें एक जूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिन। क्या, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज आपका एंजाइम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सलाइवरी जूस, ठीक है। तो उसके बाद लिख रहा है कि लीवर इज़ द, अब लीवर के बारे में लिख रहा है कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट 1.2 से लेकर के 1.5 kg होता है। और अगर हम बात करें लीवर का तो ये हमारा लीवर है। लीवर में 2 लोब होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं। और लीवर जो होता है, लीवर में छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब हमने पहले ही आपको बता दिया है, हमने पहले ही बता दिया 2 तरीके की कैविटी होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, एक थोरैसिक कैविटी होती है। तो ये कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी। ये रहा डायाफ्राम और लीवर हमारा यहाँ पर होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है। स्टमक हमारा इधर होता है, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर कंटेनिंग। अब देखिए यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। 2 लोब पाए जाते हैं इसमें। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हिपैटिक सेल्स, ठीक है। हिपैटिक सेल्स इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें बाइल बनता है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब होता है कि ये एक हेक्सागोनल फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स। और इन्हीं से क्या निकलेगा, बाइल निकलेगा। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड द ग्लीसन्स कैप्सूल। अब देखिए इसके ऊपर कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, ग्लीसन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो आपका, अगर हम यहाँ पे एक लीवर बनाए, क्या बनाए, ये एक लीवर ऐसे बनाए तो ये है लीवर। अब यहाँ पर ये वाला जो डक्ट है ये कहलाएगा हिपैटिक डक्ट। क्या कहलाएगा, हिपैटिक डक्ट। और ये जा करके एक शार्ट ब्लैंक आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। और ये सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिल करके ये क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ग्लीसन्स कैप्सूल द बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल पासेस थ्रू द
द हिपैटिक डक्ट इन स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यानी कि गॉल ब्लैडर में ये जाके स्टोर होता है और वहाँ पर कंसनट्रेट होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट के साथ मिल करके जो कि लीवर से निकलता है, फॉर्म में कॉमन बाइल डक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन बाइल डक्ट बोलने लगते हैं। द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डियोडेनम रीजन में बाइल डक्ट भी खुलता है और पैनक्रियाटिक डक्ट भी खुलता है। उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, जो कि गार्डेड होता है एक स्फिंक्टर के द्वारा, जिसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा होता है डियोडेनम। इधर से हमारा कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, इधर से हमारा क्या है, ये पैनक्रियाज है। दोनों यहाँ पर ओपन होते हैं। यहाँ पर एक क्या पाया जाता है? स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, और इस डक्ट का नाम होता है, इस डक्ट का नाम होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट नाम होता है। अब देखिए आगे कह रहा है पैनक्रियास के बारे में। द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पैनक्रियास में दोनों तरीके की सेल्स होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो आपके एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो एंजाइम को निकालता है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो हार्मोन को निकालता है। अब यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा कि जो एंडोक्राइन पोर्शन होते हैं वो आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं। 3 तरीके की सेल्स होती हैं इसमें, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन निकलता है एंडोक्राइन वाले सेल में। और एक्सोक्राइन वाले की बात करें तो इनसे एंजाइम निकलता है। इलांगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड between the limbs, C-shaped duodenum, the exocrine portion secrete the alkaline pancreatic juice। ये क्या निकालेगा? alkaline pancreatic juice निकालेगा, और कंटेनिंग एंजाइम, जो कि एंजाइम का बना होगा। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो आपके हार्मोन को निकालेगा। अब देखिए यहाँ 3 तरीके के हार्मोन कौन कौन? आपका इंसुलिन लिखा है, ग्लूकागॉन लिखा है, लेकिन यहाँ पर सोमैटोस्टैटिन नहीं लिखा है, इसको बढ़ा लेंगे सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन जो निकलता है वो बीटा सेल से निकलता है, ग्लूकागॉन जो हो निकलता है वो अल्फा सेल निकलता है, और डेल्टा सेल से जो निकलता है आपका सोमैटोस्टैटिन निकलता है। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल कहाँ पर पाई जाती हैं? फिर से रिकॉल कीजिए। आइसलेट्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस पाए जाते हैं। 3 तरीके के सेल इसी से निकलते हैं। ओके, अब हम जल्दी से जो है ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए क्या कह रहा है, ये है डियोडेनम का पोर्शन, राइट। अब डियोडेनम के पोर्शन में यहाँ पर लीवर है, ये हमारा छापा नहीं है एनसीईआरटी ने, ये लीवर है, ये इसके 2 लोब हैं। तो ये लीवर से जो डक्ट आ रहा है, इस देखिए डक्ट फ्रॉम द लीवर, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट जो होता है ये गॉल ब्लैडर से होते हुए, गॉल ब्लैडर आया, गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, यहाँ पर लिखेंगे सिस्टिक डक्ट। क्या लिखेंगे? सिस्टिक डक्ट लिखेंगे, सिस्टिक डक्ट लिखेंगे। अब देखिए सिस्टिक डक्ट जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, डक्ट फ्रॉम लीवर और सिस्टिक डक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होता है पैनक्रियाटिक डक्ट में जहाँ पर मिलता है, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का ही दूसरा नाम होता है एम्पुला ऑफ वेटर। सॉरी, यहाँ पर जो आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होता है ये आपके स्फिंक्टर ऑफ ओडी से ओपन होता है, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी का दूसरा नाम होता है एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर नाम होता है। क्या नाम होता है? एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये आपका क्या होगा, ये वाला पोर्शन लीवर वाला हो गया, ये पैनक्रियास का हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझाएं, अच्छे से समझिएगा। इधर है हमारा लीवर, इधर है हमारा लीवर, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, और इधर है पैनक्रियाज। अब देखिए लीवर से
जो आपका डक्ट निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हिपैटिक डक्ट। और यहाँ गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब ये जो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल गए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। और ये कॉमन बाइल डक्ट अब पैनक्रियाज से जो डक्ट निकलेगा पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाएगा। पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ साथ इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिंगशन। रिंगशन, ठीक है, रिंगशन बोलते हैं। जो पैनक्रियाज का डक्ट होता है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रिंगशन। अब ये डक्ट ऑफ रिंगशन जो होता है कॉमन बाइल डक्ट में जाकर के जब ओपन हो जाता है तो इसी का नाम हो जाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, नाम इसी को बोलते हैं। ठीक, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है एक स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी या इसी को बोला जाता है एम्पुला ऑफ वेटर। अब ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जो हमने लाइव क्लास में बोर्ड पे हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरा बताया हुआ है। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना होगा तो पहले जाकर के वीडियो देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी तो भाई बहुत ज़रूरी है लाइन बाय लाइन रीड करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके इसी एनसीईआरटी से ही फ्रेम होंगे। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए ये तो हम आपको रीड करवा रहे हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन इसको अच्छे से रीड करने के लिए वीडियो देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।